हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी से संबंधित, इनको जो है हम रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही? तो ध्यान रखेंगे यूपी की। और यूपी की जो झांकी है वो किस विषय पर प्रस्तुत की गई थी? तो ध्यान रखेंगे आप काशी विश्वनाथ धाम और ODOP पर। अगला है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण में प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। याद रखेंगे यूपी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये जो है कहाँ पर स्थापित की गई? तो ध्यान रखेंगे भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है ये लखनऊ में स्थापित की गई है। अगला है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार ये भी मिला है किसे? उत्तर प्रदेश को। वन स्ट्राइक सेंटर ये जो है कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा में वन स्ट्राइक सेंटर स्थापित किया गया। अगला है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, इसका जो शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया? तो यूपी के वाराणसी से जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। और ये जो योजना है किसके लिए शुरू की गई? तो SC वर्ग के अनुसूचित जाति के छात्रों को जो है निःशुल्क में कोचिंग की सुविधा जो है उपलब्ध कराना, यही इसका उद्देश्य है। और किसकी तैयारी के लिए? तो याद रखेंगे आप IAS की तैयारी के लिए। अगला है ट्रांसजेंडर के लिए प्रदेश का पहला गरिमा गृह कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ट्रांसजेंडर के लिए प्रदेश का जो पहला गरिमा गृह है ये यूपी के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। अगला है भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित हुआ? तो हमारे यूपी में हुआ है। और यूपी में कहाँ पर? तो याद रखेंगे आप रामपुर यूपी। अगला है ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ये जो है कहाँ पर? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया, तो ये जो है लखनऊ में। तो ये कुछ यूपी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को अच्छे से याद रखना है। इसके साथ ही दोस्तों यूपी से संबंधित कुछ योजनाएं हैं हाल ही में जो शुरू की गई हैं वो भी याद रखेंगे। जैसे पंचामृत योजना हो गई, गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना ये भी जो है किसके लिए शुरू की गई थी? तो SC वर्ग के छात्रों के लिए इसको शुरू किया गया था, निःशुल्क में कोचिंग जो है उसे उपलब्ध कराने के लिए। और इसके अलावा कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, तो वो भी कौन सा बना है? यूपी बना है। तो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मनोज वाजपेयी ने, जो कि अभिनेता हैं। अगला है, हाल ही में किस पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विज्ञान प्रगति को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी जो PDF ई-बुक है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मंथली PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स का लास्ट 8 मंथ का हमने वीडियो भी जो है तैयार किया है, ठीक है, वीडियो भी हमने जो है तैयार किया है, तो उससे भी आप लोग जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलावटी खाद्य पदार्थ की पहचान के लिए कहाँ पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अत्याधुनिक लैब बनकर तैयार हो गई है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस राज्य की सीमा पर महिला ऊंट सवार दस्ता तैनात की जाएंगी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर। अगला है, हाल ही में किसने अंबेडकर एंड मोदी शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन किया? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला है, हाल ही में यूनिसेफ ने किसके सहयोग से दूर से नमस्ते शीर्षक वाली दूरदर्शन और YouTube सीरीज का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, USAID के सहयोग से। अगला है, हर साल विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व बांस दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है।
अगला है, हाल ही में किसने 15 दिवसीय रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत की है? तो मनसुख मंडाविया ने, जो कि कौन है? तो ये जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन सा बना? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, झारखंड। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदियों नालों में प्रदूषण का उचित प्रबंधन न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कितने करोड़ रुपए हर्जाना जमा करने का निर्देश दिया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 220 करोड़ रुपए। दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, किसने, याद रखेंगे आप, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार पर 220 करोड़ रुपए का हर्जाना जमा करने का निर्देश दिया। क्यों दिया? तो इसलिए क्योंकि नदियों और नालों में जो प्रदूषण है उसका उचित प्रबंधन जो है वो यूपी में नहीं किया गया। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर में उचित तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन न करने के लिए राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। और इसके साथ ही गोरखपुर और उसके आसपास की जो नदियां और जो नाले हैं उसमें 55 मिलियन लीटर प्रतिदिन MLD का निस्तारण न होने पर जो है 120 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो कुल मिलाकर के यूपी सरकार को जो है 220 करोड़ रुपए का जुर्माना का आदेश दिया है किसने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ठीक, ध्यान रखेंगे कारण क्या रहा? तो कारण यही रहा कि यूपी में जो है नदियों और नालों में उचित जो प्रदूषण है उसका उचित प्रबंधन नहीं किया गया। अब दोस्तों ये जो जुर्माना है यूपी सरकार पर वो लगाया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, यानी कि NGT ने। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या और इसकी स्थापना कब हुई? तो वो बात आप ध्यान रखेंगे। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी जो स्थापना है वो हुई है 2010 में। इस बात को याद रखेंगे, NGT की स्थापना 2010 में हुई। दोस्तों इसका काम क्या है और क्यों इसको जो है स्थापित किया गया? तो जो ट्रिब्यूनल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जो है पर्यावरण संरक्षण, वनों और जो अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं उनके संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित कोई भी जो कानूनी अधिकार है उसके प्रवर्तन से संबंधित जो भी मामले हैं उनमें प्रभावी और शीघ्र उपाय प्रदान करने का काम इसे सौंपा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। यानी कि आप आमतौर पर इसको कह सकते हैं जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसका काम क्या है? तो पर्यावरण से संबंधित और वनों से संबंधित और जो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जो मामले होंगे उसका जो काम है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। तो इसी के चलते क्योंकि यूपी में प्रदूषण का निस्तारण नहीं किया गया उचित तरीके से, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है यूपी सरकार पर 220 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा PPP मॉडल पर पहला महिला महाविद्यालय खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लखनऊ नगर निगम के द्वारा। दोस्तों लखनऊ नगर निगम जो है ये PPP मॉडल पर पहला महिला PG कॉलेज बनाएगा। नगर निगम कॉलेज के लिए भूमि देगा। निजी संस्था PPP मोड पर डिग्री कॉलेज बनाएगी। इस कॉलेज में महिला विद्यार्थियों को न्यूनतम शुल्क पर उच्च कोटि की शिक्षा मिलेगी। नगर निगम के समस्त शिक्षण संस्थानों में महिला विद्यार्थियों को निःशुल्क NGO के माध्यम से आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि यूपी में जो है पहला महिला महाविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो याद रखेंगे आप लखनऊ में, और लखनऊ नगर निगम जो है ये विद्यालय स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने अकादमिक सहयोग के लिए दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारतीय नौसेना के साथ। दोस्तों एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने अकादमिक सहयोग के दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं, जो समझौता किया गया है, तो इससे क्या होगा? तो इससे एमिटी यूनिवर्सिटी और जो भारतीय नौसेना है इसके बीच शैक्षिक योग्यता में वृद्धि होगी, जिससे इन सर्विस उपयुक्त समुद्री असाइनमेंट और भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त बेहतर प्लेसमेंट की संभावना में सुधार होगा। ठीक, ये चीज़ इससे होगा। और इसके अलावा एमिटी यूनिवर्सिटी और भारतीय नौसेना के बीच समझौता ज्ञापन विशिष्ट डोमेन में भारतीय नौसेना के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम भी संचालित करेगा। ठीक, तो ये बात यहाँ से याद रखेंगे कि भारतीय नौसेना और एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने जो है अकादमिक सहयोग के लिए
एक क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस हस्ताक्षर से, इस समझौता से लाभ क्या होगा, तो वो बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो समझौता है ये शैक्षिक योग्यता में वृद्धि करेगा और इसके अलावा जो भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होकर के जो भी लोग होंगे, जो भी सैन्यकर्मी होंगे, उन्हें जो है बेहतर प्लेसमेंट की भी संभावना में सुधार होगा इस समझौते के माध्यम से। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे आप। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात कही गई है कि भारतीय नौसेना के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। तो वो कौन कौन से, विशिष्ट डोमेन में लिखा हुआ है, तो किस पर जो पाठ्यक्रम है वो संचालित किए जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे आप 5G टेक्नोलॉजी पर, इसके अलावा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग हो गई, इसके अलावा डेटा साइंस है, बिग डेटा एनालिसिस है, इसके अलावा साइबर वारफेयर है, सिक्योरिटी पर है, ऑटोमेशन पर है, सर्विलांस और ट्रैकिंग पर है। तो ये सारे जो डोमेन हैं इन पर विशिष्ट यानी कि नए जो पाठ्यक्रम है वो संचालित किए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से याद रखेंगे सारी बातें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने जो है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। किस प्रदेश को, तो याद रखेंगे आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे जो है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। इस उपलब्धि के साथ जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो वहाँ पर जो है सभी गाँवों को हर घर जल प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ और उन्हें खुले में शौच मुक्त प्लस के रूप में सत्यापित किया गया। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और उसका प्रबंधन सुजल और स्वच्छ का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है किसे घोषित किया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इस बात को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे आप कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नल के पानी के लिए कनेक्शन जो है 100% देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखेंगे आप गोवा है, और उसके बाद तेलंगाना है, और उसके बाद जो है अब ये अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये भी जो है क्या हो गया है, ये भी जो है सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणीकरण इसको भी प्राप्त हुआ है। ठीक, तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोवा पहला राज्य है और दूसरा राज्य है तेलंगाना, और तीसरा जो राज्य बन गया है तो वो बन गया है कौन सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत में हर घर नल का जो कनेक्शन है वो देने वाला 100% नल का कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है, दूसरा है तेलंगाना और तीसरा बना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया, इसका मकसद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी यानी कि NLP का दिल्ली के विज्ञान भवन में शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो नीति है ये भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति की मदद से क्या होगा, तो इसकी मदद से भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी जो वर्तमान में अन्य विकसित देशों की तुलना में अधिक है। केंद्र ने लॉजिस्टिक लागत को 13% से कम करके 8% तक लाने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखेंगे यहाँ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हाल ही में लॉजिस्टिक पॉलिसी का, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का शुभारंभ किया है। तो ये किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे आप किससे संबंधित है, भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में इससे सुधार होगा। अब दोस्तों ये जो पॉलिसी है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझेंगे। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है, तो ई-कॉमर्स उपक्रमों में लॉजिस्टिक्स ग्राहकों को शिपिंग और ऑर्डर देने या इन्वेंट्री को मर्चेंट तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको ही लॉजिस्टिक कहा जाता है। यानी कि भंडारण और पारगमन में यानी कि आने जाने में जो संसाधन या उत्पादों का प्रबंधन है उसको ही लॉजिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ सकते हैं लॉजिस्टिक क्या है। तो कोई भी प्रक्रिया है जो कि माल की परिवहन पर नज़र रखती है और डिलीवरी तक जो है पूरा जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, लॉजिस्टिक कहा जाता है। तो इस बात को आप अच्छे से
याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बजरंग पुनिया। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। जो बजरंग पुनिया है ये 18 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियन में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन गए। बजरंग पुनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारतीय रेसलर ने प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवेरा को 11-9 से हराया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे आप कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय जो है कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं बजरंग पुनिया। और 18 सितंबर को इन्होंने जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता और ये रिकॉर्ड अपने नाम पर बनाया। अगला क्वेश्चन है, नए तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर। दोस्तों, जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तो उन्होंने नए सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। ये जो फैसला है ये तेलंगाना विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने के बाद आया, जिसमें केंद्र सरकार से संविधान के मुख्य वास्तुकार के नाम पर नई दिल्ली में नए संसद भवन का नाम रखने का आग्रह किया गया था। यानी दोस्तों, जो दिल्ली में नया संसद भवन बना है तो उसके लिए तेलंगाना सरकार की ओर से जो है केंद्र सरकार को आग्रह किया गया था कि जो नया संसद भवन है इसका नाम किसके नाम पर रखा जाए? डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। तो उसी के चलते तेलंगाना जो विधानसभा है वहाँ पर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो तेलंगाना का नया सचिवालय है उसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। तो उन्हीं के नाम पर जो है नाम ये रखा जाएगा। दोस्तों, ये जो सचिवालय है ये 7 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है और 7 मंजिला ये सचिवालय है और इसको बनाने में 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक, तो याद रखेंगे, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर जो है नए सचिवालय का नाम जो है किसने रखा है? तो तेलंगाना के CM हैं के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोआओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, अंगोला के। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, अभी जो है राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने 51% मत के साथ जो अंगोला में चुनाव हुए थे राष्ट्रपति पद के लिए, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया? तो जोआओ लोरेंको की घोषणा की है राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको अंगोला की मुक्ति के लिए लोकप्रिय आंदोलन MPLA के सदस्य हैं और उन्हें अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो याद रखेंगे कि अंगोलिया के फिर से जो है राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो जोआओ लोरेंको। दोस्तों, अंगोला से याद रखेंगे अंगोला की राजधानी क्या है? तो लुआंडा अंगोला की राजधानी है। और अंगोला की मुद्रा क्या है? तो क्वांजा अंगोला की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन बन गए? तो जोआओ लोरेंको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने जो है 1ली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी शांतादमनादा, CBSE अध्यक्ष श्रीमती निधि छिब्बर और KVS, NVS और मंत्रालय के अन्य जो अधिकारी है वो इस समय जो है उपस्थित रहे। तो याद रखेंगे आप, रामकृष्ण मिशन जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और ये कौन है? तो ये केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं। ठीक, अब ये जो जागृति कार्यक्रम शुरू किया गया है किसके लिए शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे आप, कक्षा 1 से लेकर के 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हमारा देश भारत। दोस्तों, जो भारत है ये श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में द्वीप राष्ट्र श्रीलंका को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया। भारत ने श्रीलंका के लिए सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में चीन को पीछे छोड़ा। विशेष रूप से 2017 से 2021 से पिछले 5 वर्षों में चीन जो है ये श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है। और अब जो हमारा देश भारत है उसने चीन को भी पीछे छोड़ा है श्रीलंका के लिए ऋणदाता के रूप में।
ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये थे 20 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को हाल ही में किस देश से भारत लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, नामीबिया से चीते लाए गए हैं कहते हैं। तो याद रखेंगे 8 चीते लाए गए हैं और इन्हें कहाँ पर छोड़ा गया है, तो कुनो जो नेशनल पार्क है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जो है इनको छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि किस राज्य में छोड़ा गया, तो मध्य प्रदेश में इनको छोड़ा गया। और इसका जो आंसर है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही दिया। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।